नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रवीण झा आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल लीगल एड पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि ज़मानत क्या है, जिसे इंग्लिश में बेल कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि बेल कितने प्रकार के होते हैं, ज़मानती और गैर ज़मानती अपराध क्या है, और बेल यानी कि ज़मानत की अर्जी कितनी बार लगाई जा सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो ये होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि गैर जमानती अपराध में कैसे जमानत मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जीवन में इंसान से कोई अपराध हो जाता है या फिर आपसी रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे मामले में फंसाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून से जमानत लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल सकती है और कई ऐसे होते हैं जिनमें नहीं मिल सकती। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश मिलता है उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहते हैं। बेल के लिए आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ है और इसे लेकर जमानत के प्रावधान क्या है। कानून के मुताबिक अपराध दो तरह के होते हैं, ये हैं जमानती और गैर जमानती अपराध यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। दोस्तों, जमानती अपराधों में मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में एक पूरी सूची बनाई गई है जिनमें इन मामलों का उल्लेख मिलता है। ये वैसे मामले हैं दोस्तों जिसमें 3 साल या उससे कम की सजा हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 436 यानी कि 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। दोस्तों, गैर जमानती अपराधों यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल होते हैं। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है तो वो बेल नहीं देता, क्योंकि उसे वो मैटर कमिट करना पड़ता है सेशन कोर्ट को। लेकिन इससे कम सजा के प्रावधान वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकता है। आइए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ बेल। सबसे पहले हम एंटीसिपेटरी बेल की चर्चा करेंगे, जिसे अग्रिम जमानत भी कहते हैं। अग्रिम जमानत से मतलब है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है, यानी उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करी गई हो, तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है रेगुलर बेल का। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उस दौरान आरोपी सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत अदालत से जमानत की मांग कर सकता है। यहां ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है सीआरपीसी की धारा 436A, यानी कि अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोप में जितने दिन की सजा हो सकती है
और वो उससे आधे या आधे से ज़्यादा समय जेल में ऑलरेडी बिता चुका है, तो वो सीआरपीसी की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। दोस्तों, चौथी स्थिति तब आती है जबकि पुलिस समय से चार्जशीट दाखिल ना करे। कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। ऐसे अपराध जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। इस समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस की मेरिट के आधार पर ही तय होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फर्दर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है या करी जा सकती है, तो कितनी बार की जा सकती है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि सेक्शन 436, 437, 438 और 439 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन के प्रोविजंस जरूर दिए गए हैं, पर यहाँ पे कहीं भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंप्लीटली साइलेंट है इस विषय में। दोस्तों, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कल्याण चंद सरकार वर्सेस राजेश रंजन की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, आई मीन टू से कि चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, एक्यूज्ड के पास राइट है कि वो अपनी सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस को कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कितनी बार बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से फाइल किया जा सकता है। तो इसका आंसर यही है कि इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है, इसको कितने बार भी फाइल किया जा सकता है। और एक और प्रश्न उठता है कि सेकंड बेल एप्लीकेशन और सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन किस आधार पर अगेन एंड अगेन फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर यही है कि चेंज इन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। जैसे मान लीजिए कि किसी एक्यूज ने एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करी कोर्ट में और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो चेंज इन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जब तक ना हो तब तक कोर्ट उसे बार बार डिसमिस करेगी और उसे फाइल करने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे चेंज इन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी केस में चार्जशीट फाइल हो जाए या चार्जेस फ्रेम हो गए हों, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई हो, या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसी चीज फेवरेबल बात एक्यूज्ड के लिए निकल के आए जिससे हम एक फ्रेश ग्राउंड के रूप में फाइल कर सके बेल एप्लीकेशन। या फिर एक और चीज हो सकती है कि कोई कंप्लेनेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई बात ऐसी निकल के सामने आ जाए जो कि एक्यूज्ड को फेवर कर रही हो, या फिर कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाए, इस तरीके से। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि सेकंड बेल एप्लीकेशन को कहाँ फाइल करना चाहिए। दोस्तों, सेकंड बेल एप्लीकेशन भी वहीं फाइल करनी चाहिए जहाँ से फर्स्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। उसका कारण ये है कि जो मजिस्ट्रेट उस फर्स्ट बेल एप्लीकेशन से डील कर रहा होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फैक्ट्स ऑफ द केस से वाकिफ होता है और वो बेहतर तरीके से चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और चेंज इन फैक्ट्स को समझ सकता है और वहाँ पे रिलीफ मिलने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गैर जमानती और जमानती अपराधों में हम किस तरीके से बेल ले सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद,
जिसमें कहा गया था कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, यानी कि जमानत लेना अधिकार है और जेल एक अपवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरीके के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस या केसेस में बेल या जमानत लेना एक अधिकार माना जाएगा। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल प्योरली डिस्क्रिशनरी पावर है जज की, बेल ग्रांट करना या ना करना, लेकिन इस डिस्क्रिशनरी पावर का यूज न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही करना चाहिए। जहां तक बेलेबल ऑफेंसेस की बात है तो एक्यूज्ड को सिर्फ कोर्ट में उपस्थित होना होता है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई बहस नहीं होती, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती है, और जो भी कंडीशंस कोर्ट इम्पोज करती है उसको यदि एक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो बेल ग्रांट हो जाती है। लेकिन दोस्तों नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि गैर जमानती अपराध में बेल ग्रांट करना या ना करना जजेस की प्योरली डिस्क्रिशनरी पावर मानी गई है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं और जिसके बेस पे हम बेल ग्रांट करवा सकते हैं एक्यूज्ड की। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि यदि हम ये दिखा सकें कि जो सेक्शंस या जो भी क्राइम एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एफआईआर में दिखाए गए हैं उसमें एक्यूज्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है कि डिले इन लॉजिंग द एफआईआर बाय द कंप्लेनेंट, यानी कि यदि कंप्लेंट फाइल करने में डिले हुई हो तो ये शो करता है कि ये एक तरीके की साजिश रची गई है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में और ये एक सोची समझी साजिश है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि पेंडेंसी ऑफ एनी सिविल सूट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड। यदि किसी भी केस में कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के बीच में पहले से दीवानी विवाद चला आ रहा हो, सिविल सूट पेंडिंग हो, तो हम ये कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि इस केस में उसी दीवानी मामले को एक क्रिमिनलिटी का कलर दिया जा रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड ट्रैप बाय द कंप्लेनेंट। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। जब भी चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में और उसमें कोई ऐसी बात निकल के सामने आती है जो कि एक्यूज्ड के फेवर में जाती है, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द बेल एप्लीकेशन आर्गुमेंट्स। यहाँ पे दोस्तों जो पांचवा पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है टर्म ऑफ कस्टडी। यदि कोई अपराधी जब हम बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हों और वो तब तक अपना आधा टर्म पनिशमेंट, टोटल पनिशमेंट का जितना टर्म होता है उसका आधा टर्म अगर वो तब तक कंप्लीट कर चुका हो, तो वहाँ पे ये पॉइंट जो है आर्गुमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको हम रख सकते हैं। छठा पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड और कन्विक्शन। यदि एक्यूज्ड पहले से किसी भी उसका क्राइम में उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन ना रही हो, उसका कोई रिकॉर्ड ना रहा हो और पहले कभी भी कोई उसको कन्विक्शन ना हुई हो, तो ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और इसको हम रख सकते हैं, जिसको कि कोर्ट भी कंसीडर करती है। सातवां पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि उन्हीं जज साहब ने सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में किसी और केस में किसी एक्यूज्ड को अगर बेल ग्रांट करी हो तो हम उसको रिफर करके अपना पॉइंट्स में रख सकते हैं और जज साहब के सामने ला सकते हैं कि सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में आपने बेल ग्रांट करी थी और कोर्ट इसको कंसीडर करती है। आठवां पॉइंट होता है अदर को एक्यूज्ड ग्रांटेड बेल, यानी कि एक ही एफआईआर में मान लो कि अगर 4 या 5 या 3 या 2 जितने भी कोई और भी एक्यूज्ड हैं एक्सेप्ट उस एक्यूज्ड के जिसकी की बेल एप्लीकेशन हमने लगाई हो जज साहब के सामने कोर्ट में, और दूसरे को एक्यूज्ड को सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी हो,
तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में सेम केस में आपने इस एक्यूज्ड को भी बेल ग्रांट करी है और मेरा भी राइट बनता है कि मुझे भी बेल ग्रांट होना चाहिए। और 9th पॉइंट है दोस्तों कि अगर इंजरी रिपोर्ट में वेपन अगर जो भी यूज़ किया हुआ है वो शार्प नहीं है और इंजरी ग्रेवियस नेचर की नहीं है, तो इस बात को भी कोर्ट में रखा जा सकता है, जिसे कि कोर्ट कंसीडर करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो पसंद आया होगा। काइंडली इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, and if you have any query then please go in the comment box. Thanks a lot.